नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में, जहां हम कंटेम्प्रेरी या लेटेस्ट जजमेंट का जिक्र करके आपसे इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। एक बार एक सिविल जज जो चिकमंगलूर कर्नाटका में थे, उन्होंने एक सूट में डिक्री कर दी। पार्टीशन सूट था और उसमें डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था, तो उन्होंने प्लेंट और एफिडेविट में ये मान लिया कि जितने भी एवमेंट्स हैं वो प्रूव्ड हैं और सूट को डिक्री कर दी। यहाँ पे डिफेंडेंट ने वकालतनामा तो उनके एडवोकेट ने फाइल किया था, बट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था। तो एक सवाल उठा कि भाई क्या सूट को डिक्री किया जा सकता है डीम्ड प्रूफ मानकर सारे कंटेंट्स को जो रीडिंग में है या जो एफिडेविट दिया गया है, अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है डिफेंडेंट तो, या ऐसी सिचुएशन में कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना प्रिकॉशन बरतना चाहिए कोर्ट को इन सब चीज़ों पे। ये जब मैटर जो डिक्री चैलेंज हुआ रेगुलर फर्स्ट अपील में कर्नाटका हाई कोर्ट में, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसको डिक्री को सेट असाइड कर दिया, मैटर को रिमांड किया और रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की लिबर्टी दे दी डिफेंडेंट को। हालांकि जब इसमें इंटरीम एप्लीकेशन लगाया गया था अपीलेंट के द्वारा कि जो इम्प्यून्ड डिक्री है उसको स्टे कर दिया जाए एग्जीक्यूशन को हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिक्री एग्जीक्यूट हो गई और पोजीशन ले लिया गया उस पोर्शन का जो डिक्री का हिस्सा था पार्टीशन सूट में। अब जो क्वेश्चन ये जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जब गया डिफेंडेंट प्लेंटिव गया, तो जो क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के पास वो थे कि क्या डिफेंडेंट को फ्रेश अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, और सारी चीज़ों का प्रोसेस में जो डिले होगा या प्लेंटिव के वादी का जो प्रिजुडिस कॉज होगा अपने डिक्री का फ्रूट एंजॉय करने में, इन सब चीज़ों को देखते हुए, या क्या जो रिटन स्टेटमेंट के एब्सेंस में ट्रायल कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फैक्ट्स उसमें प्लीड किए गए हैं और जो भी एविडेंस है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करे और डीम्ड प्रूव्ड ना ले ले, जैसा कि इस केस में किया गया था। मैं ये जिस वीडियो बना रहा हूँ, जिस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूँ, इनफैक्ट रिसेंटली हमें भी ऐसा एक केस करने को मिला और सुप्रीम कोर्ट में हम अब जा रहे हैं सिमिलर सिचुएशन में, जहाँ पे रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का राइट डिनाई कर दिया गया था और हाई कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया एग्जीक्यूशन में, क्योंकि उनका ये कहना है, हाई कोर्ट का ये कहना था कि आपका रिटन स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इट मीन्स जो भी फैक्ट है प्लेंटिफ ने अपने दावे में कहा है वो डीम्ड प्रूफ माना जाएगा। इस तरह के जजमेंट्स और इश्यूज़ पे हम आपसे डिस्कशन हमेशा करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, और आप लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी इश्यू जिस तरीके के आपके पास हैं तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविज़न को देखते हैं इस सिनेरियो में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सब रूल 2 रूल 5 ऑर्डर 8 या ऑर्डर 8 रूल 5 सब रूल 2, जिसमें यह है कि जो भी फैक्चुअल डिस्प्यूट अगर प्लेंट में है तो कोर्ट को का डिस्क्रिशन है कि वो उस फैक्ट्स को ड्यूली प्रूव कराए डॉक्यूमेंट या ओरल एविडेंस के ज़रिए, और अपने आप को सेटिस्फाई करे इसके पहले कि वो डिक्री पास करे। जबकि रूल ऑर्डर 8 रूल 10 में है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई ऑर्डर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डीम्ड प्रूफ या ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग एंड एफिडेविट, तो वो कर सकता है। तो जो प्रिकॉशन है सब रूल 2 रूल 5 ऑर्डर 8 में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस सिनेरियो में। अब जिस जजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक 99 के जजमेंट को रिलाई किया, और उस केस का नाम था बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान 99 8 SCC 396। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए और कुछ गाइडलाइंस ही दी इस तरह के सिनेरियो में, जहाँ पे कोर्ट की क्या ड्यूटी होनी चाहिए अगर डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है।
सबसे पहला चीज़ कहा कि ट्रायल कोर्ट को ब्लाइंडली चीज़ों को प्रूव्ड नहीं मान लेना चाहिए। अगर रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है तो जो भी फैक्ट प्लेंट में है उसको ब्लाइंडली प्रूव्ड नहीं मान लेना चाहिए। डीम्ड प्रूव्ड जो एक वर्ड यूज़ होता है इस तरह के सिनेरियो में। दूसरा कहा कि जो 8 रूल 10 का प्रोविज़न है वो एक प्रोसीजरल है जहाँ पे रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया हुआ है, और तो इसलिए जब उसके एब्सेंस में कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए कोर्ट को इन इस जब रिटन स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो। और पास करने और जजमेंट या डिक्री पास करने के पहले उसे ये देखना चाहिए कि प्लेंट में जो फैक्ट है क्या उसको डीम्ड एडमिटेड मानना चाहिए, और क्या ये संभव है कि बिना प्लेंटिफ की प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस से प्रूव किए बगैर जजमेंट पास करना चाहिए। मतलब कि जो मोटे तौर पे जैसे कि कोर्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ रिटन स्टेटमेंट टू सेटिस्फाई इट्स ओन कंसाइंस। और अगर कोई डिक्री कोई भी फैक्ट है अगर उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट को ये लगता है और डीम्ड एडमिशन माना की बेसिस पर उसको दे सकता है तो कोर्ट दे सकती है। बट जहाँ भी प्लेंट में ही ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि दो व्यूज़ पॉसिबल है या डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट निकल के आ रहा है प्लेंट से, तो उस सिनेरियो में वो सब रूल 2 रूल 5 रूल ऑर्डर 8 के तहत अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके प्लेंटिफ को ये डायरेक्ट करना चाहिए कि भाई इन चीज़ों को आप प्रूव कीजिए। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो इसमें ये डील हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का ही कैलाश वर्सेस ननकू, ये 2005 का जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो राइट क्लोज कर दिया जाता है डिफेंडेंट का, ये प्रोसीजरल चीज़ है और इसको प्यूनिटिव नहीं लेना चाहिए, उसको पनिशमेंट के तौर पे नहीं हो जाना चाहिए कि वो कोर्ट डिफेंडेंट को पनिश कर रही है चूँकि उसने टाइमली रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया। हम जिस केस में का जिक्र कर रहे हैं अभी आपको जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था वो CN रामप्पा गौवदा वर्सेस CC चंद्र गौवदा था, और ये 2012 का जजमेंट है। इस जजमेंट को लिखा है, जिस बेंच ने इस जजमेंट को लिखा है उसमें जस्टिस TS ठाकुर थे और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, और उन्होंने बहुत बढ़िया डिस्कस किया है चीज़ों को। और इसमें इस केस में भी कोर्ट ने बड़ा कैटेगरी कहा कि कभी भी जो आप एफिडेविट फाइल किया है प्लेंटिफ ने ट्रायल के दौरान, अगर वो डिफेंडेंट नहीं मौजूद है हमारा और उसका रिटन स्टेटमेंट नहीं मौजूद है तो उसको ब्लाइंड फोर्ड मैनर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट को पूरी एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कि कोई इनजस्टिस ना हो जाए, और जब तक कोर्ट अपने रिटन रिकॉर्डेड रीजन से सेटिस्फाई नहीं है कि जो फैक्ट को प्लेंटिफ प्रूव किया है अपने एफिडेविट के द्वारा उसको डीम्ड प्रूव्ड या डीम्ड एडमिटेड मान लिया जाए, तब तक कोर्ट को ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था और रिमांड कर दिया था मैटर को, उसको एफर्म किया, अपील को SLP को डिसमिस करी। और हाँ, एक चीज़ और किया कोर्ट ने कि भाई डिफेंडेंट की वजह से इतना डिले हुआ प्रोसेस में, चूँकि ऑलमोस्ट 2004 से मुकदमा चला था और 8 साल लगा था सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते, तो उसको 25,000 का कॉस्ट लगाया डिफेंडेंट पे और अपॉर्चुनिटी दिया कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करके मुकदमे को आप आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे जो मैं शेयर करना चाहता था कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी डिफेंडेंट का राइट क्लोज कर दिया जाता है और उसका एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं, उसका रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं होता है तो उसे एविडेंस भी फाइल नहीं करने दिया जाता है। इवन कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उस पर बहुत सी बंदिशें लगाई जाती हैं। तो ट्रायल कोर्ट को अपने को सेटिस्फाई करना चाहिए कि डीम्ड एडमिशन की बेसिस पर ब्लाइंडली या मैकेनिकल मैनर में डिक्री ना पास करें। ये इस जजमेंट का बेसिक ये था, जैसे मैंने बताया कि डिवीज़न बेंच का जजमेंट है जिसमें जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थे, और ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। और मुझे अभी मैंने अपने लिए मैं पढ़ा तो मैं फिर
आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।